नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे वो ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा था और उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अपन जो क्वेश्चन करेंगे ट्रांसफार्मर के, उनमें जो पहले वाले क्वेश्चन में जो बच गए वो सारे क्वेश्चन में आगे वाले में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर में हानियां। ट्रांसफार्मर में हानियां दो प्रकार की होती है, एक तो स्थिर हानि, दूसरी अस्थिर हानि या इसको बोलते हैं नियत हानि। नियत जिसका मान नियत रहता है, बदल परिवर्तित नहीं होता है, स्थिर या नियत या इसको अपन निश्चित भी बोलते हैं। और दूसरी हानि होती है अस्थिर, जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, वो अस्थिर और परिवर्तनशील जिसको अपन बोलते हैं परिवर्तनशील हानि होती है। इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर की जो हानि होती है उनको दो भागों में बांटा गया है, पहली स्थिर, दूसरी अस्थिर। स्थिर हानि, स्थिर हानि वो होती है जो वोल्टेज के ऊपर निर्भर करती है। जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज के कारण जो हानियां होती हैं वो स्थिर हानि होती हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्थिर हानि, ट्रांसफार्मर के अंदर जो स्थिर हानि होती है वो कौन सी हानि होती है। तो जो वोल्टेज के द्वारा जो हानि होती है वो स्थिर हानि होती है, और जो धारा के कारण जो हानियां उत्पन्न होती हैं वो अस्थिर हानि होती है, क्योंकि धारा का मान बढ़ता रहता है। धारा का मान प्लस माइनस, तो जो करंट है इसका मान बढ़ने के कारण इसकी जो हानि होती है वो भी परिवर्तित रहती है, इसलिए जो धारा है वो परिवर्तनशील हानियों में आती है। जो धारा के कारण जो हानि होती है वो परिवर्तनशील के अंदर आती है। उसके बाद में जो स्थिर हानि है उसको दो भागों में बांटा गया है। स्थिर हानि को सबसे पहले तो लोह हानि, जो स्थिर हानि होती है उसको अपन बोलते हैं लोह हानि, या लोहे वाला पार्ट होता है उसके कारण जो हानि होती है उसको बोलते हैं स्थिर लोह हानि बोलते हैं, जो स्थिर हानि के अंदर आती है, और इसको इंग्लिश में आयरन लॉस बोलते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऑप्शन आ जाता है स्थिर हानि है, स्थिर हानि है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आ जाता है लोह हानि और दूसरा आ जाता है ताम्र हानि, और उनमें से सही ऑप्शन अस्थिर पूछे तो लोह हानि हो जाएगी, और अस्थिर पूछे तो ताम्र हानि हो जाती है। जो तांबे वाला भाग होता है, जो वाइंडिंग वाला भाग बोलते हैं, जिसके अंदर वाइंडिंग की जाती है वो ताम्र हानि, या उसको अपन कॉपर लॉस भी बोलते हैं। जो तांबे वाला पोर्शन होता है उसको कॉपर वाला भाग होता है, उसके कारण जो हानि होती है वो होती है अस्थिर हानि। तब जो वाइंडिंग वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो हानि होती है वो स्थिर नहीं होती है, अस्थिर हानि होती है। उसके बाद में जो लोह हानि होती है वो भी दो भागों में बंटी हुई होती है। लोह हानि भी दो प्रकार की होती है, पहली शिथिल हानि, दूसरी है भंवरधारा हानि। शिथिल भंवरधारा हानि को अपन एडी करंट लॉस भी बोलते हैं। एडी करंट लॉस। और जो शिथिल हानि है उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो जो लोह हानि है वो हो गई दो प्रकार की हानि होगी, जिसके अंदर पहले शिथिल हानि हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरी भंवरधारा हानि, और इसी प्रकार अस्थिर हो गई ताम्र हानि। ये सिर्फ एक ही प्रकार की हानि होती है, इसके अंदर सिर्फ एक ही होती है जो होती है ताम्र हानि होती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं पहले शिथिल हानि के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो शिथिल हानि होती है उसका जो मेन कारण होता है, जो शिथिल हानि किस कारण से होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, जो वाइंडिंग होती है, जो कोर होती है जिस पे वाइंडिंग की जाती है, उस जो है वाइंडिंग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण जो हानि होती है वो शिथिल हानि होती है, या जिसको अपन हिस्टेरेसिस लॉस भी बोल सकते हैं। उसके बाद में
इसको कम करने के लिए कम किससे किया जाता है? कम करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो या जो कोर होती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती हैं। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां बनाई होती हैं वो किस कारण के लिए बनाई जाती हैं? सिलिकॉन स्टील की पत्तियां क्यों बनाई जाती हैं? तो ये जो अपनी हिस्टेरेसिस लॉस है उसको कम करने के लिए जो मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर वाला भाग होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उनको सिलिकॉन स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इसके बारे में अपन ने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को जो क्वेश्चन वाले पोर्शन होते हैं उसमें जाके आप देख सकते हो। इसके अंदर अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि जो हिस्टेरेसिस हानि है, हिस्टेरेसिस जो हानि है या इसको सथिल्य हानि बोलते हैं, ये इसको कम करने के लिए अपन सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां बनाई जाती हैं वो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए बनाई जाती हैं। उसके बाद में जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो टोटल हानि होती है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो टोटल हानि होती है उन हानियों का 5% जो लॉस होती है, जो हानि होती है वो हिस्टेरेसिस लॉस या सथिल्य हानि होती है। तब जो ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी भी हानि होती है उन सभी हानियों में से सबसे कम हिस्टेरेसिस लॉस होती है। जो सथिल्य हानि होती है वो सबसे कम वाली हानि होती है। इसके बाद में दूसरी हानि है भंवरधारा हानि, जिसको अपन एडी करंट लॉस कहते हैं। एडी करंट लॉस भी कहते हैं। ये जो हानि होती है इसका मेन कारण ये किस कारण से होती है? ये होता है प्रतिकर्षी चुंबकीय क्षेत्र के कारण। जो प्रतिकर्षी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके कारण जो हानि होती है वो भंवरधारा हानि होती है। इसके बाद में भंवरधारा हानि को कम करने के लिए जो भंवरधारा हानि है उसको अपन कम कैसे करें? इसके लिए अपने को जो क्रोड होती है उनको पटलित बनाया जाता है। जिससे पटलित क्रोड होती हैं उनकी मोटाई होती है उनको कम किया जाता है। इसलिए पतली पत्तियों में अनेक पत्तियों को मिलाकर ये क्रोड को बनाया जाता है। जो मोटाई है, इनकी मोटाई को कम क्यों किया जाता है? ये भंवरधारा हानि होती है उसको कम करने के लिए अपन जो पत्तियां होती हैं, जो पटलित क्रोड होती है उसके अंदर जो पट्टियां हैं जिसको प्लेट बोलते हैं, प्लेटों की जो मोटाई होती है उसको कम करके अपन सथिल्य हानि है उसको कम किया जा सकता है। जो ये भंवरधारा हानि है ये लेंज का जो नियम होता है जिसके बारे में अपन आगे जैसे जैसे अलग अलग पोर्शन में पहले सथिल्य हानि पढ़ेंगे, उसके बाद में भंवरधारा हानि पढ़ेंगे, उसके बाद दामर हानि पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो भंवरधारा हानि पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो लेंज का नियम होता है वो क्या होता है। तो जो ये भंवरधारा हानि होती है ये लेंज के नियम पर कार्य करती है। जो ये भंवरधारा हानि होती है जो लेंज का जो नियम है उसके ऊपर कार्य करती है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो ये सथिल्य हानि है ये होती है 5% लॉस टोटल हानि का। ट्रांसफार्मर से जितनी टोटल हानि होती है उनमें 5% लॉस सबसे कम। उसके बाद में सथिल्य हानि से अधिक होती है भंवरधारा हानि 15% लॉस। जो 15% लॉस होता है वो भंवरधारा हानि के कारण होता है। अर्थात जो टोटल ट्रांसफार्मर की जो टोटल हानि होती है उनमें से 15% हानि भंवरधारा हानि होती है। 15% हानि भंवरधारा हानि होती है। तो ये लौह हानि के दो पार्ट हो गए, जिसके बारे में अपन जो नेक्स्ट वीडियो है इससे अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे अगला वीडियो देखना ना भूलिए। ये सथिल्य हानि हो गई और इसके बाद में है भंवरधारा हानि। जो सथिल्य हानि होती है इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो सथिल्य हानि है हिस्टेरेसिस लॉस है उसको कम करने के लिए अपन क्या प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को बनाया जाता है। जो पत्तियां होती हैं उनको सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। एक ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कई बार एग्जाम में आता है, ऑप्शन में आ जाता है कि स्थिर हानि है और ऑप्शन के अंदर दे देता है हिस्टेरेसिस लॉस, ताम्र हानि और इसके अलावा और अलग ऑप्शन दे देता है जिसमें से जो ऑप्शन सथिल्य हानि होगा। क्योंकि जो हानि है
लो हानि स्थिर होती है, अगर लो हानि के अंदर ये दोनों आती है तो ये भी स्थिर हानि होगी। इसके लिए जो क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो ये सही होता है। इसके बाद में भंवरधारा हानि हो गई। भंवरधारा हानि इसका जो मेन कारण होता है वो होता है प्रतिकर्षित चुंबकीय क्षेत्र के कारण। जो प्रतिकर्षित चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके कारण ये हानि होती है। और इसके बारे में अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में बताऊंगा। प्रतिकर्षित चुंबकीय क्षेत्र, जो प्रतिकर्षित चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होता है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद में है जो इसको कम कम करने के लिए अपन क्या करना पड़ता है अपने को, तो जो पटलित क्रोड होती है, जो पटलित की हुई जो क्रोड होती है उनमें जो पत्तियों की जो मोटाई होती है उसको कम करके अपन भंवरधारा हानि को कम कर सकते हैं। अगर मोटाई कम होगी, अगर पतली क्रोड में पत्तियों की मोटाई कम होगी तो हानि भी ये कम होगी, जो हानि है वो भी कम होगी। अगर इसकी मोटाई जितनी अधिक होगी उतनी ही हानियां अधिक होगी, जो ये भंवरधारा हानि है उतनी ही अधिक होगी। और ये जो नियम पर कार्य करती है वो है लेंज का नियम। इसके बाद में ये 15% जो भंवर से तुल्य हानि है उससे अधिक होने वाली जो हानि होती है वो है भंवरधारा हानि। और इसके बाद में जो बच्चा वो है ताम्र हानि, जिसको अपन बोलते हैं कॉपर लॉस बोलते हैं। इसको ये जो लो हानि है इसको WI से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जो अगर जो फॉर्मूला का जो न्यूमेरिकल होंगे जो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके अंदर लो हानि को WI से लिखा जाता है। और जो ताम्र हानि है जो अस्थिर हानि है, जो परिवर्तनशील जो हानि होती है ये धारा पर निर्भर करती है। धारा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ताम्र हानियां का मान बढ़ेगा। इसमें जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा उसी प्रकार स्थिर हानि है जो कि जो लो हानि है उनका मान भी बढ़ेगा। इसके बाद में जो ताम्र हानि है इसको अपन WE से लिखते हैं, WE से। अगर न्यूमेरिकल में आगे जो पढ़ेंगे उसमें जो WE वर्ड काम में लिया जाएगा वो ताम्र हानि के लिए काम में लिया जाएगा। इसके बाद में जो ये हानि है अस्थिर हानि है ये धारा पर, अगर धारा में अगर जो निर्भर करती है जो ताम्र हानि है ये लोड, अपन जो लोड होता है उसके ऊपर जो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे जो ताम्र हानि है उस पे भी लोड वो भी बढ़ेगी। तो ये जो ताम्र हानि होती है वो लोड पर निर्भर करेगी। उसके बाद में है कारण, जो ये ताम्र हानि होती है उसका मेन जो कारण होता है किस कारण से ताम्र हानि होती है, तो ये जो लीकेज फ्लक्स का मान होता है। लीकेज जो फ्लक्स होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे जैसे जो प्राइमरी वाइंडिंग से जो सेकेंडरी वाइंडिंग जाती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उनमें से जो फ्लक्स का मान होता है वो पूरा तो यूज में नहीं लिया जाता, उसमें से जो कुछ फ्लक्स का लॉस हो जाता है वो उसको लीकेज फ्लक्स होता है। वो उस लीकेज फ्लक्स के मान के कारण जो बढ़ जाता है लीकेज फ्लक्स के कारण अपने को ताम्र हानि प्राप्त होती है। जो ताम्र हानि है वो होती है जो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इसका लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा और लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो ताम्र हानि भी बढ़ेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं जितना फुल लोड पर जो ताम्र हानि होती है वो उसका मान सबसे अधिक होता है। अभी मैंने बताया था जितना ज्यादा अधिक लोड होगा उतनी ज्यादा ताम्र हानि होगी। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे ताम्र हानि का मान भी बढ़ेगा और जैसे जैसे लोड कम होगा वैसे वैसे ताम्र हानि का मान भी कम होगा। इसके बाद में जो शून्य लोड होगा उसके बाद जो ताम्र हानि है उसका मान भी शून्य होगा, क्योंकि जो लोड ही नहीं है तो ताम्र हानियां जो तांबे वाला पोर्शन होता है उसमें जो हानियां होंगी वो भी नहीं होंगी। इसके लिए जो ताम्र हानि होती है वो शून्य होगी। जो ट्रांसफार्मर की जितनी भी हानि होती है उनमें सबसे ज्यादा होने वाली जो हानि होती है वो होती है अस्थिर हानि या अस्थिर हानि, जिसके अंदर जो ताम्र हानि होती है वो सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक होने वाली जो हानि होती है सबसे अधिक होने वाली जो हानि है वो है ताम्र हानि, जिसका जो होती है 70 से 80% होती है। जो टोटल हानि होती है अपने यहाँ पे पढ़ा था टोटल हानि उसका 70% से 80% हानि होती है। जो लो हानि होती है जो 5% होती है।
जो शैथिल्य हानि और इसके बाद में भंवरदार हानि है वो 15% होती है। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा हानि होती है वो होती है ताम्र हानि। 70 से 80% हानि जो ट्रांसफार्मर में होती है वो ताम्र हानि के कारण होती है। तो आज हमने जो ट्रांसफार्मर के जो हानि होती है, ट्रांसफार्मर में जो हानि होती है उनके बारे में बेसिक पढ़ा था। जो बेसिक सा होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर में हानि कितने प्रकार की होती हैं, स्थिर, अस्थिर और स्थिर के अंदर हिस्टैरिसीस लॉस, भंवरदार हानि और आगे जो अस्थिर लॉस स्थिर वाले में हानि यह होगी और अस्थिर में जो ताम्र हानि है उसके बारे में पढ़ा। और जो किस कारण से होती है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए और इसके अंदर कितना परसेंट होती है और ये किस नियम पर लागू करते हैं और इसके अंदर जो फुल लोड है वह कितनी होती है, लो लोड पर या शून्य लोड पर कितनी होती है, इसके बारे में आज अपने डिस्कशन किया था। इसके बाद में जो अपन कल वाला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर जो हानि होती है शैथिल्य हानि, जो लोहा हानि की जो पहली हानि होती है शैथिल्य हानि जिसको अपन बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में कल अपन भंवरदार हानि के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ताम्र हानि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ये हानियों का पोर्शन पूरा हो जाएगा, इस जो हानि होते हैं उनका खत्म होने के बाद में इससे हानियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपन डिस्कशन करेंगे कि किस हानि के कारण क्या होता है, कौन सी हानि स्थिर होती है, कौन सी हानि अस्थिर होती है। इसके बारे में जो जितने भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे शैथिल्य हानि, भंवरदार हानि के बारे में। थैंक यू।